हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुणे सर की पाठशाला। और आज मैं लेके आ गया हूं क्लास 10th फिजिक्स साइंस से लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का पार्ट नंबर 19 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने इसके पहले वाले पार्ट्स में पूरी बातें कर ली थी कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो अब बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। इसके पहले वाले पार्ट, ये पार्ट नंबर एक्चुअली में क्या होगा 2 होगा। तो इसके पहले वाला पार्ट जो कि इंट्रोडक्शन था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, वो सब मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता होगा तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन इस वाले पार्ट के बिगिनिंग में दे देता हूं। तो इसके पहले हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं पूरा रिफ्लेक्शन की पूरी सीरीज आ चुकी है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो हमने बताया कि भाई जो लाइट है वो जब ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मान लीजिए एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में ट्रैवल कर रही है और ये बनता है नॉर्मल, तो लाइट अब टकराएगी नहीं। अब लाइट एंटर करेगी उस मीडियम में, और एंटर करने के साथ साथ वो अपना थोड़ा सा पाथ क्या करती है, चेंज करती है, और ये हो जाती है बेंड। अब एक्चुअली जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन जाती ऐसे बेंड हो गए। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको पेंसिल वाला पूरा एग्जांपल समझाया था। और वापस से क्या होता है, जब ये नॉर्मल आता है तो ये वापस अवे जाती है, जाना चाहिए थी ऐसी लेकिन अब जाती है ऐसी। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड अवे और टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो यहां टूवर्ड्स द नॉर्मल है, यहां अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। बहुत बेसिक बात है लेकिन समझना जरूरी है कि टूवर्ड्स और अवे दोनों में जाएगी तभी रिफ्रैक्शन होगा। अब भाई आपको यह पता है कि इसके पहले वाला जो मीडियम वो एयर है, ये वाला मीडियम जो ग्लास है, और ये वापस से क्या आ गया, एयर। इसकी खूबसूरती यह है कि यहां पर होता था डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता था, और इसी को बोलते थे जब लाइट थोड़ा सा अपना पाथ चेंज करती है तो इसमें कहीं ना कहीं लाइट की क्या होती है, स्पीड में परिवर्तन आता है, और इसी स्पीड में चेंज की वजह से ही ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता था। और ये जो इमर्जेंट रे है, ये इसको बोलते थे इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे जब बाहर निकलती है तो पैरेलल होती है जिसमें एक्चुअल पाथ से लाइट ट्रैवल करना चाहिए थी। अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला भी आर ही होगा, लेकिन इस वाले के लिए इंसिडेंस हो जाएगा, और ये बाहर निकलने वाला क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। इसमें आगे आप 12th में पढ़ोगे कि E इज इक्वल टू आई, ऐसा पढ़ते हो आप आगे, अभी इसका प्रूफ भी होगा, ऐसे टेंशन मत लिया करो। तो ये आपने पढ़ चुके थे कि लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड अवे एंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। वो बेंडिंग क्यों होती थी, वो बेंडिंग स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने की वजह से होती थी। और आपको एक चीज और पता है, कि ये जो आई है ये आर से इक्वल होता है, इस आर से बराबर नहीं होगा। ये रिफ्लेक्शन वाला था और ये था रिफ्रैक्शन वाला। तो इसमें अभी लॉ भी पढ़ेंगे, तो हम पूरा रिफ्रैक्शन का पूरा माहौल समझेंगे, क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी हम समझेंगे, ठीक है। और फिर आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल धीरे धीरे हर चीज समझ में आती चली जाएगी, मध्यम। अब एक चीज और मुझे आप लोगों को बतानी थी, जो पिछले लेक्चर में ही बता देना चाहिए थी, लेकिन टाइम का इशू था। अब देखिए क्या है, मान लीजिए ये एक ग्लास है और लाइट ट्रैवल कर रही है ऐसे नॉर्मली। जब लाइट आ रही है इंसिडेंट रे पर, इंसिडेंट नॉर्मली हो रही है, तो लाइट जो होती है वो सीधी की सीधी निकल जाती है। इसका आंसर आपको 12th क्लास में मिलेगा, लाइट के वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में। क्योंकि सारी की सारी वेव्स एक साथ पड़ती हैं किसी सरफेस से, तो इनके अंदर कोई भी स्पीड में, सारी वेव्स की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से लाइट सीधी जाती है और उसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आते। हाँ, अगर लाइट थोड़ा एंगल लेके चली जाए तो वहां स्पीड में चेंजेस आते हैं, क्योंकि लाइट एक पार्टिकल नहीं, यहां वेव नेचर भी शो करती है। तो ये पूरी चीजें हैं जो आपको समझनी है। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही होगा। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहली बात तो रिफ्रैक्शन क्या होता था ये समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का नियम क्या कहता है, चलिए देखते हैं।
वही हमारे पास खूबसूरत सा एक बहुत बढ़िया सा ग्लास, ये ग्लास मीडियम है, इसके ऊपर एयर मीडियम है, मैं उसको मान लेता हूं एयर और इसको मान लेता हूं ग्लास। ठीक, अब वापस एयर है, टेंशन मत लो, बस इतना समझ लो पहले। अब कोई इंसिडेंट रे आ रही है सोर्स से बढ़िया सी खूबसूरत, तो ये इंसिडेंट रे है, ये भी आपको पता है, तो इसी को बोल देते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट पे बन जाता है नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है वो बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल, ये नॉर्मल। अब लाइट टकराएगी नहीं, लाइट क्या होगी? बेंड होगी। अगर एयर की बात करें और एयर से ग्लास की बात करें तो नॉर्मल की तरफ जाती है और नॉर्मल से दूर जाती है। 100% नॉर्मल की तरफ जाएगी, 100%। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल से जब कोई लाइट जाती है तो उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब अगर आप देख रहे हो कि एयर एक मीडियम है और एक ग्लास एक मीडियम है, तो कौन ज़्यादा डेंसर है? ऑब्वियसली ग्लास। तो लाइट कोशिश करेगी कि उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन ना आए, तो लाइट भागती है क्योंकि डेंसर है, तो वो भागेगी नॉर्मल की तरफ ताकि मेरी स्पीड में कोई परिवर्तन ना आए। एयर में तो उसकी स्पीड वैसे ही मैक्सिमम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होती है। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये तो होती है। लेकिन बाकी मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? कम हो जाती है, क्योंकि डेंसर है। डेंसर है, इस वजह से लाइट की स्पीड कहाँ चेंज नहीं होती थी? नॉर्मली, क्योंकि उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता था, तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल की जाने की कोशिश करती है। और जो एंगल बनता है रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। जो एंगल बनता है रिफ्रैक्टेड रे का और नॉर्मल के बीच का, उसको बोलता हूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलता हूं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको एक चीज समझना है, एक चीज समझना, इसके लॉ को बताने से पहले मैं समझाऊंगा कि लॉ कैसे बना, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको समझ में आ गई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसके। अब क्या होता है कि ये जो तीनों चीजें हैं वो एक ही पॉइंट पर आके लाई करती हैं। ये पहला लॉ है, ये पहला नियम हमने उसमें भी पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन। सेम इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन। इसके बाद एक बहुत खूबसूरत बात कहलाई, वो आई कैसे वो समझना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या करा, पहले समझ लो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। अब ये है किस चिड़िया का नाम? μ2 अपॉन μ1। अभी सब धीरे धीरे बता देंगे। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जिसमें लाइट जा रही है। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ नहीं होता, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जिसमें लाइट जा रही है। और μ1 बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से लाइट आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं 2/1। अब एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जो पहला वाला मीडियम वो है एयर, तो μ2 की जो वैल्यू, और एक्चुअली में जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लिख लीजिएगा आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये जो आएगा ये ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। एब्सोल्यूट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि किसी भी मीडियम का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे कंपेयर करें? एयर से कंपेयर करें, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है एब्सोल्यूट। अब देखो यार, ग्लास का ऑलरेडी कंपेयर किससे कर रहा हूं मैं? एयर से।
तो इसी को इसलिए बोल दिया एब्सोल्यूट। वैसे है एब्सोल्यूट ही रहेगा किसी मीडियम का। इसको भी एयर से कंपेयर करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको भी एयर कंपेयर करोगे तो μ2 ही आएगा, 1 है ना इसका वैल्यू। इसलिए इसका भी जो आंसर आएगा वो आएगा sin i बाई साइन r इज इक्वल टू म्यू। अब म्यू क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि नीचे 1 है। क्यों है 1? क्योंकि एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कितना होता है? 1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो वैल्यू आई, ये बड़ी चौंका देने वाली वैल्यू थी। और ये आई कैसे, ये भी एक्सप्लेन करूंगा। और यही है लॉ, और इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये पहली बार जिस बंधु ने देखा था उसका नाम था स्नेल्स लॉ। अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया, एक्सप्लेन समझाता हूं मैं कैसे किया गया। देखो, चलो देखते हैं। अभी पूरी पूरी बातें समझ में आती चली जाएंगी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये लिख लिया होगा आई होप। अब देखो स्नेल्स लॉ कैसे आया और कैसे आपको समझ में आया। देखो, अब यहां पर एक मीडियम था, इस मीडियम को का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोल दिया μ1, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोल दिया μ2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उनने क्या करा, उनने एक काम करा, उनने इस मीडियम पे अलग अलग एंगल पर अगर हर एंगल अलग रहेगा अपने आप में, इंसिडेंट रे को उतारा, अलग अलग एंगल पर इंसिडेंट रे को उतारा, ठीक। तो पहला एंगल कुछ और होगा, तो इसको मैंने बोल दिया I1। तो 100% श्योरिटी है कि अगर ये I1 है तो ये, अब मैंने मान लिया कि ये जो डेंसर, ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो ये टूवर्ड्स तक चली गई, ठीक। अब ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो ये और टूवर्ड्स चली गई। जाना ऐसे चाहिए थी, चली गई। और ये एंगल थोड़ा बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा क्योंकि I छोटा है, तो इसको मैंने बोल दिया R1। ये हो गया I2 और ये हो गया R2। ये एंगल थोड़ा और छोटा हो गया सबसे, तो ये एंगल थोड़ा और छोटा हो गया सबसे, तो ये हो गया R3 और ये हो गया I3। अब समझने वाली बात समझो क्या है। ये 3 अलग अलग एंगल से जब हम लोगों ने क्या करा, इन तीनों को अलग अलग एनालाइज किया, तो बोला भाई कुछ तो रिलेशन निकलेगा। तो भाई हमने क्या करा, I1 अपॉन R1, I2 अपॉन R2, I3 अपॉन R3 करके चेक करा कि भाई क्या रिलेशन निकल रहा है। कोई रिलेशन नहीं निकला। बहुत सारे प्रयासों, प्रयत्नों, कोशिशों के बाद, ट्राई के बाद एक चीज समझ में आई कि जब हमने इनकी वैल्यू साइन I1 अपॉन साइन I2 करा, सॉरी R1 करा, फिर साइन I2 अपॉन साइन R2 करा, फिर साइन I3 अपॉन साइन R3 करा, तो सबकी वैल्यू सेम आई। यानी ये तीनों आपस में कैसे थे, बराबर थे। इन द सेंस वी कैन से दैट कि कुछ ना कुछ है जो इनके रेशो को साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रेशो को मेंटेन करके चल रहा है। इसलिए उसको बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको और समझा कि मान लीजिए कि यहां पर μ1 है, यहां पर μ2 है, तो इस स्नेल्स लॉ को कैसे माना कि भाई μ2 अपॉन μ1 करके देखो। ना ना ना, ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है μ1 अपॉन μ2 नहीं, μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1 करके आया, अगर एयर मान लिया था तो। इतना समझ में आया। अब इसको याद करने का तरीका, इसको कैसे, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर 2 ले या 1 ले, बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं। तो हमने माना कि एक और इंसिडेंट रे उतारी जहां पर नॉर्मल से वो आई एंगल बना रहा था और ये गया आर, ठीक, आई और आर। अब ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ही है और नीचे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2 है। तो क्या करें, एक काम करो, इसका साइन लो, तो साइन ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आएगा μ1 बराबर, इसका साइन लो, साइन ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय क्या, μ2। अब चेक करो, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, और दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। और व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना थोड़ा सा आगे करेंगे अपन, समझने के लिए आगे बढ़े। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना समझ लो कि कंपैरिजन है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन है लाइट की स्पीड का, लाइट की स्पीड का इन मीडियम एंड वैक्यूम, कि वैक्यूम में कितनी है और मीडियम में कितनी है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। अभी समझाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले इतना लिख लीजिए बस, इसके बाद फिर एक लास्ट डेफिनेशन बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, खत्म। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब बताते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब लोगों के दिमाग में चल रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। फिर हमने लाइट की स्पीड के साथ कंपैरिजन करके देखा और फिर समझ में आई पूरी कहानी, और उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट। अभी बताते टेंशन मत लो, ओके। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index of a medium is the ratio of velocity of light या speed of light, speed of light in vacuum या air या free space divided by velocity or speed of light, speed of light इन मीडियम। जैसे ग्लास की बात करें तो ग्लास की जो स्पीड है, सॉरी लाइट की जो स्पीड है इन ग्लास, और ऊपर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब ये तो हमें पता है सबसे ज्यादा होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जो भी स्पीड आएगी किसी मीडियम के अंदर वो कम ही होगी एज कंपेयर टू दिस। तो वो जो आएगा, जो हमारे पास जो क्वांटिटी जिस टर्म से वो कम होगी, जिस रेट से वो कम होगी किसी स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम के अंदर, तो वो क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस टर्म से कम हो रही है स्पीड ऑफ लाइट, जिस टर्म से कम हो रही है। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, नीचे गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट। मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 है, तो किसी मीडियम के अंदर, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट 2 गुना कम है एज कंपेयर टू वैक्यूम। किसी मीडियम का 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उस पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 1.5 टाइम्स क्या है, कम है एज कंपेयर टू वैक्यूम ऑफ। अभी देखो, अभी वैक्यूम में देखो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वैक्यूम लिख रहा हूं, ठीक, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको लिख देता हूं म्यू। व्हाट इज म्यू? म्यू इज नथिंग बट रिफ्रैक्ट, इसको रिप्रेजेंट किया था, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। रिप्रेजेंटेशन है भाई, क्या करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू। कहां से जा रही है सर, 1 से जा रही है 2 पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, एंड दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। अगर एयर हो गया तो इसकी वैल्यू, एयर की वैल्यू, म्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम इज कंपेयर्ड विद एयर, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा लो, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।